आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट का थर्ड पेपर। जी हाँ, अर्थशास्त्र का पेपर 2012 दिसंबर में जो प्रश्न पूछे गए थे, पूरा एक सॉल्व पेपर लेकर आई हूँ। ये सारे प्रश्न हमारे आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे एनटीए नेट, किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा, टीईटी की एग्ज़ाम, एम सेट की एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर हम अर्थशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2012 का जो नेट का एग्ज़ाम का पेपर है वो हमें आगे जाके बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं पुराने प्रश्नों से संबंधित होते हैं। उनको कोरिलेट करके या तो करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाता है या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पूछा जाता है। तो आज हम एक कंप्लीट क्लास करने वाले हैं 2012 दिसंबर के थर्ड पेपर की। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथ ही हम आगे आने वाली परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमको मदद हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मांग वक्र जो क्षैतिज अक्ष के समानांतर है और मात्रा दर्शाती है कि कीमत लोच निम्नलिखित के बराबर होती है। हमारे विकल्प हैं, पहला 0, दूसरा अनंत, तीसरा 1 से कम और चौथा 1। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, अनंत। जब मांग क्षैतिज अक्ष के समानांतर है तो जो हमारी कीमत लोच है वो अनंत होती है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये हमारा अनंत का सिंबल होता है कि ये आगे कितनी जा रही है हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता है। किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अगर वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप ही कीमत की मांग लोच होती है। और वैसे ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला पूर्णतया लोचदार, दूसरा पूर्णतया बेलोचदार, तीसरा इकाई के बराबर लोचदार, चौथा इकाई से अधिक लोचदार और पांचवा है बेलोचदार। प्रश्न नंबर 2 है, यद्यपि एकाधिकारी जो चाहे कीमत ले सकता है लेकिन वह संतुलन स्तर की कीमत से अधिक नहीं लेते, क्योंकि क्या कारण है। विकल्प दिए हैं, पहला कीमत, अधिक कीमत का अर्थ है कुल राजस्व कम हो जाना। दूसरा है फर्म के मांग वक्र के बेलोच खंड में अधिक कीमत होती है, अर्थात सीमांत राजस्व नकारात्मक होगा। तीसरा एकाधिकारी के अंतर्गत उच्च कीमत लाभ अधिकतमीकरण के लक्ष्यों के असंगत होती है। और चौथा है उत्पादन की प्रासंगिक सीमा पर सीमांत लागतें नकारात्मक होगी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है विकल्प नंबर पहला, अधिक कीमत का अर्थ है कुल राजस्व का कम हो जाना। क्योंकि अधिक कीमत कुल राजस्व जब कम होता है तो एकाधिकार में किसी वस्तु की उत्पादक फर्म अथवा विक्रेता केवल एक होता है तथा उस वस्तु का कोई निकट स्थापन्य नहीं होता। अतः एकाधिकारी चाहे तो अपनी वस्तु की कीमत अपनी इच्छानुसार ले सकता है, परंतु वह संतुलन स्तर से अधिक नहीं लेते, क्योंकि यदि कीमत अधिक लेंगे तो उपभोक्ता उस वस्तु का क्रय कम कर देंगे, जिससे एकाधिकारी को क्या होगा, राजस्व कम प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूनतम लागत आउटपुट संयोजन बनाती है। पहला PL/PK बराबर MRTS, दूसरा है PL/PK बराबर MPL
MPK, तीसरा है MPK/MPL बराबर DL/DK और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये तीनों ही स्थितियाँ न्यूनतम लागत आउटपुट संयोजन बनाती हैं। न्यूनतम लागत आउटपुट होता क्या है? एक निश्चित उत्पादन साधन द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन करना, उस बिंदु तक एक साधन की सीमांत उत्पादकता तथा उसकी कीमत का अनुपात दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता तथा उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 4 है, स्वीजी के ओलिगोपोली मॉडल की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा संगत नहीं है? पहला, एक फर्म द्वारा कीमत में कटौती का प्रतिस्पर्धा फर्म द्वारा अपनाया जाना। दूसरा, कीमत में बढ़ोतरी को प्रतिस्पर्धा फर्म द्वारा ना अपनाना। तीसरा, इनमें से किसी एक द्वारा किए गए कीमत परिवर्तन पर फर्मों की प्रतिक्रिया ना होना। चौथा है, प्रतिस्पर्धी द्वारा सभी प्रकार के कीमत परिवर्तनों का फर्मों पर असर होना। विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि प्रतिस्पर्धी द्वारा सभी प्रकार के कीमत परिवर्तनों का फर्म पर असर होना। स्वीजी के ओलिगोपोली मॉडल में क्या होता है? कीमत परिवर्तनों का फर्मों पर असर होना और संगत नहीं। अल्पाधिकार में कीमत स्थिरता के संबंध में पॉल एम स्वीजी ने विकुंचित मांग वक्र दिया। मांग के सिद्धांत के अनुसार अल्पाधिकारी जिस मांग वक्र का सामना करता है उसमें वर्तमान कीमत स्तर पर विकुंचन होता है। अल्पाधिकारी यदि अपनी कीमत को वर्तमान स्तर से कम कर देता है तो उसके प्रतिद्वंदी भी अपनी वस्तु की कीमत कम कर देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, आभासी लगान उत्पादन के कारक के लिए प्रतिफल है जो कि होता है। पहला, अल्पकाल में आर्थिक लगान लेकिन दीर्घ अवधि में अंतरण आय। दूसरा, अल्प अवधि में अंतरण आय। तीसरा, अल्प तथा दीर्घ दोनों ही अवधियों में अंतरण आय। चौथा है, अल्प तथा दीर्घ दोनों अवधियों में आर्थिक लगान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अल्प अवधि में आर्थिक लगान लेकिन दीर्घ अवधि में अंतरण आय। आभासी लगान उत्पादन के कारक के लिए प्रतिफल है जो कि अल्प अवधि में आर्थिक लगान लेकिन दीर्घ अवधि में अंतरण आय होती है। आभासी लगान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? मार्शल के द्वारा। अल्पकाल में स्थिर साधनों द्वारा अर्जित आय को मार्शल ने आभासी लगान का नाम दिया और मार्शल के अनुसार आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो सीमांत आय के साधनों की पूर्ति के लिए अल्पकाल में सीमित होने के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋण दे निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज पर निम्नलिखित में से किसका फलन है? पहला, निवेश। दूसरा, धन संग्रह की इच्छा। तीसरा, धन की मात्रा और चौथा ये सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऋण दे निधि सिद्धांत जिसे नोएबल एंड फंड थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं, ब्याज दर निवेश, धन संग्रह की इच्छा तथा धन की मात्रा का फलन ऋण दे सिद्धांत नीति का है। इसको किसके द्वारा दिया गया है? विक्सेल के द्वारा। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ऋण दे निधि सिद्धांत किसने दिया है तो विक्सेल ने ये सिद्धांत दिया है। बाद में इस सिद्धांत को ओहलिन, मेडाल, रॉबर्टसन, लिंडल आदि ने विकसित किया। प्रश्न नंबर 7 है, वितरण के सिद्धांत उत्पादकता सिद्धांत का विश्लेषण करते समय
क्लार्क ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया? पहला, श्रम के लिए मांग पर, दूसरा श्रम आपूर्ति पर, तीसरा श्रम की आपूर्ति तथा मांग दोनों पर, और चौथा है लाभ तथा अधिकतमीकरण पर। तो हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, श्रम के लिए मांग पर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विश्लेषण करते समय क्लार्क ने मांग पर अधिक बल दिया। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विश्लेषण 1902 में जेबी क्लार्क ने दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में मिलता है। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के विभिन्न साधनों का पारितोषिक उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता है। क्लार्क ने प्रदर्शित किया कि स्थैतिक दशाओं में उत्पादन का प्रत्येक साधन, यहाँ तक कि साहसी भी, अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करेगा। प्रश्न नंबर 8 है, सामान्य संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सभी आर्थिक इकाइयाँ अपने अपने वस्तुपरक कार्यों को अधिकतम करती हैं और साथ ही साथ सभी कीमतें भी संतुलन में रहती हैं और सभी बाजारों में संतुलन हो जाता है। यह कथन किसका है? पहला, क्या है ये कथन? सही है, सही नहीं है, पूर्ण रूप से सही है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 9 है, मुंडेल के अनुसार इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में आंतरिक और बाह्य संतुलन की उपलब्धि निम्नलिखित के जरिए संभावित है। पहला, पूंजी प्रवाह, दूसरा बाहर से निधियों का अंतर्वाह, तीसरा सरकारी विकास सहायता, और चौथा है कारकों की गतिशीलता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, कारकों की गतिशीलता। मुंडेल के अनुसार इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में आंतरिक और बाह्य संतुलन की उपलब्धि कारकों की गतिशीलता के द्वारा संभावित है। मुंडेल के अनुसार इष्टतम मुद्रा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो पूर्ण रोजगार तथा भुगतान से संतुलन के रूप में आंतरिक एवं बाहरी संतुलन में स्वतः तालमेल लाता है। प्रश्न नंबर 10 है, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए रखने और सामान्य बाह्य टैरिफ, पूंजी और श्रम की निर्बाध गतिशीलता और सरकारी नीतियों तथा मुद्रा नीति में कुछ सीमा तक एकीकरण बनाए रखने के लिए दो देशों के बीच होने वाले करार को कहा जाता है। पहला, कॉमन मार्केट, दूसरा मुक्त व्यापार क्षेत्र, तीसरा आर्थिक संघ, और चौथा है सीमा शुल्क संघ। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, आर्थिक संघ। मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए रखने और सामान्य बाह्य टैरिफ, पूंजी और श्रम की निर्बाध गतिशीलता और सरकारी नीतियों तथा मुद्रा नीति में कुछ सीमा तक एकीकरण बनाने के लिए दो देशों के बीच होने वाले करार को आर्थिक संघ कहा जाता है। आर्थिक संघ का उदाहरण यूरोपीय संघ है और यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में रोम में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। प्रश्न नंबर 11 है, बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के लिए मूल सिद्धांत है। पहला, अभेदीकरण, दूसरा पारस्परिकता, तीसरा संरक्षणवाद, चौथा घरेलू सुरक्षा उपाय। यहाँ पर हमें कोड दिए गए हैं कि ए, बी और डी सही है, दूसरा बी और सी सही है, तीसरा बी, सी और डी सही है, और चौथा है ए और बी सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1।
ए, बी और डी सही है। बहुपक्षीय व्यापार पद्धति की मूल सिद्धांत अभेदीकरण, पारस्परिकता एवं घरेलू सुरक्षा उपाय हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अभिकथन दिया है, बहुत से विकासशील देशों का यह तर्क है कि श्रम मानक मुक्त व्यापार में बाधा बनते हैं। कारण क्या दिया है? उसका प्रतियोगी लाभ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सस्ता श्रम है। विकल्प है हमारे ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। और चौथा है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व व्यापार संगठन मंत्रियों की बैठक को क्रम में व्यवस्थित करें। विकल्प दिए हैं, ए जेनेवा, बी दोहा, सी हांगकांग और डी सीटेल। यहाँ पे हमें कोड दिए गए हैं, हम मिलान कर लेते हैं। विश्व व्यापार जेनेवा में अगर हम बात करते हैं, ये बैठक सबसे पहले हुई जेनेवा में। तो हम ये देखते हैं कि ए सबसे पहले कहाँ दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 में नहीं दिया, 2 में नहीं दिया और 3 में भी नहीं दिया है। सबसे पहली बैठक जेनेवा में हुई थी और जेनेवा केवल ए नंबर पे, विकल्प नंबर 4 पे दिया गया है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जेनेवा में बैठक 1998 में संपन्न हुई। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर बैठक कहाँ हुई, तो सीटेल में हुई। सीटेल में बैठक हुई थी 1999 में। 1999 में, तो 2 नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तीसरे नंबर पर बैठक हुई थी दोहा में 2011 में, तो ये हमारे तीसरे नंबर पर आ जाएगा। लास्ट में बचता है हमारा हांगकांग। सी नंबर वाला विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, हेजिंग का तात्पर्य है। विकल्प है, विदेशी विनिमय जोखिम की स्वीकार्यता। दूसरा है, विदेशी विनिमय जोखिम की कवरिंग। तीसरा है, विदेशी विनिमय परिकल्पना। चौथा है, विदेशी विनिमय विभाजन या आर्बिट्रेज। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2, विदेशी विनिमय जोखिम की कवरिंग है। हेजिंग का तात्पर्य विदेशी जोखिम की कवरिंग है। हेजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के शेयर, प्रतिभूतियां या परिसंपत्तियों को क्रय करना, रखना तथा बेचना है, जिसमें कुछ के संबंध में होने वाली हानि दूसरे से मिलने वाले लाभ से पूरी हो सके, अर्थात हानि विनियोजन जोखिम न्यूनतम हो सके। प्रश्न नंबर 15 है, एसडीआर की यूनिट को मूल रूप से किस रूप में नामित किया गया था? पहला, यूएस डॉलर का विश्व बाजार मूल्य। दूसरा, एक यूएस डॉलर के समतुल्य स्वर्ण मूल्य। तीसरा, पौंड स्टर्लिंग। चौथा है जर्मन मार्क। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूएस डॉलर का विश्व बाजार मूल्य। एसडीआर, जिसे हम स्पेशल ड्राइंग राइट भी कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट को यूएसए डॉलर का विश्व बाजार मूल्य के रूप में नामित किया गया था। एसडीआर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष
1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। एसडीआर को कागजी स्वर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कागजी स्वर्ण मुद्रा किसे कहा जाता है, तो हमें ध्यान कागजी स्वर्ण मुद्रा किसे कहा जाता है? एसडीआर को। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसका यूरो मुद्रा बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? विकल्प हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, दूसरा विश्व की अंकित मुद्रा आपूर्ति में कमी, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों का एकीकरण और चौथा है बीओपी घाटे को पूरा करना। तो इस प्रश्न का भी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विश्व की अंकित मुद्रा आपूर्ति में कमी। विश्व की अंकित मुद्रा आपूर्ति में कमी यूरो मुद्रा बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यूरो यूरोपीय संघ के 28 में से 19 सदस्यों की आधिकारिक मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन कहा जाता है। दिसंबर 1995 में मैट्रिक में यूरो नाम आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 17 है, रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तमिलनाडु। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई। ग्रामीण बेरोजगारी, भुखमरी तथा गरीबी से निजात पाने के लिए रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ 1972 से 73 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। बाद में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इसको नरेगा नाम से प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान में इसका नाम मनरेगा हो गया है। प्रश्न नंबर 18 है, वेबर थ्योरी ऑफ लोकेशन के अनुसार लोकेशन पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला परिवहन लागत, दूसरा भूमि लागत, तीसरा श्रम लागत, चौथा नवीनीकरण लागत। यहाँ पर हमें कूट दिया गया है कि पहला ए और बी सही है, दूसरा बी और सी सही है, तीसरा ए और सी सही है और चौथा है ए और डी सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ए और सी सही है। वेबर थ्योरी ऑफ लोकेशन के अनुसार लोकेशन पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण कारक परिवहन लागत तथा श्रम लागत हैं। जब किसी स्थान पर उद्योगों के स्थानीयकरण में यातायात व्यय की तुलना में श्रम व्यय अधिक होता है, तो इस दशा में उद्योगों के स्थानीयकरण में परिवहन व्यय का महत्व समाप्त हो जाता है। श्रम तथा व्यय की स्थानीयकरण का निर्धारक हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, नीचे जो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और अन्य को कारण है। तो पहला अभिकथन है हमारा, भारत के पब्लिक सेक्टर ने स्वस्थ औद्योगिक आधार के विकास में सहयोग दिया। कारण है, पब्लिक सेक्टर राज्य के नियंत्रणाधीन है। समुदाय नीति तैयार करने और वित्तीय तथा अन्य सहयोग देने में राज्य की भूमिका से पब्लिक सेक्टर को बहुत मदद
मिलती है। विकल्प हैं ए सही है परंतु आर गलत है, दूसरा ए और आर दोनों सही है, तीसरा ए गलत है किंतु आर सही है, और चौथा है ए और आर दोनों सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2, ए और आर दोनों सही है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के स्वस्थ आधार के विकास में सहयोग दिया है। इस क्षेत्र के द्वारा ही सामाजिक समता स्थापित हुई है। यह क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में होता है। राज्य ही इस क्षेत्र की नीतियों का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 20 है, श्रम शक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त मत से मिलान करें। पहला, कार्यबल, दूसरा, सभी शिक्षित, तीसरा, रोजगार प्राप्त और बेरोजगार, चौथा है सभी ग्रामीण कार्यकर्ता। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3, रोजगार प्राप्त और बेरोजगार। श्रम शक्ति में रोजगार प्राप्त और बेरोजगार दोनों सम्मिलित होते हैं। बेरोजगार से अभिप्राय ऐसे लोगों से है जो दी गई मजदूरी पर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल रहा। आवश्यकता पड़ने पर इन बेरोजगारों को काम पर रखा जा सकता है। अतः श्रम शक्ति में कार्य करने योग्य आयु वर्ग के रोजगार प्राप्त व बेरोजगार दोनों प्रकार के श्रमिक सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, व्यापार चक्र के 4 चरण हैं। इन चरणों के घटित होने का सही अनुक्रम बताएं। पहला, वसूली, अवमंदन, विस्तार और मंदी, दूसरा वसूली, विस्तार, मंदी और अवमंदन, चौथा है मंदी, विस्तार, अवमंदन और वसूली। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। सबसे पहले है वसूली, विस्तार, अवमंदन और मंदी। अब इस व्यापार चक्र में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं जैसे रोजगार, आय, उत्पादन तथा कीमतों इत्यादि में तरंगे की तरह चक्रीय उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन्हीं चक्रीय उतार चढ़ावों को व्यापार चक्र कहा जाता है, जिसको 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, आज़ादी के बाद से भारत में तैयार स्टील का उत्पादन कितना बढ़ा है? पहला 10 गुना, दूसरा 20 गुना, तीसरा 30 गुना और चौथा 50 गुना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 50 गुना। आज़ादी के बाद भारत से तैयार स्टील का उत्पादन 50 गुना बढ़ा है। भारत में प्रथम बार स्टील का उत्पादन 1922 में बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर हुआ था। भिलाई स्टील प्लांट क्षेत्र के आधार पर एशिया का और उत्पादन के आधार पर सेल बाजार बड़ा स्टील प्लांट है। प्रश्न नंबर 23 है, संघ बजट में प्रभावी राजस्व घाटा प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? विकल्प हैं 2009 से 10 में, दूसरा 2010-11 में, तीसरा 2011-12 में और चौथा है 2008-9 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, 2011-12 में। संघ बजट में प्रभावी राजस्व घाटा प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 2011-12 में किया गया था। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। सरल शब्दों में जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है तो इसका परिणाम राजस्व घाटा होता है। प्रश्न नंबर 24 है, वर्ष 2011-12 में केंद्र सरकार के राजस्व में किस कर से सर्वाधिक आय संभावित है? विकल्प हैं पहला केंद्रीय उत्पादन शुल्क, दूसरा सीमा शुल्क, तीसरा आयकर और चौथा है निगम कर और कॉर्पोरेट कर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4, निगम कर, जिसे हम कॉर्पोरेट कर के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 2011-12 में
केंद्र सरकार के राजस्व कर में निगम कर प्रत्यक्ष कर है जो उद्यम के लाभ पर लगाया जाता है। आज के समय में 25% कर वसूला जाता है। चूँकि ये 2012 का प्रश्न पत्र है तो ये डेटा भी संभावित उसी समय का है। प्रश्न नंबर 25 है, राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटा वित्त पोषित किया जाता है। पहला, बाजार ऋण के द्वारा, दूसरा करेंसी के मुद्रण द्वारा, तीसरा केंद्र सरकार से ऋण के द्वारा और चौथा है विदेशी ऋण द्वारा। हमारे विकल्प हैं, पहला ए, बी और सी, दूसरा बी, सी एवं डी, तीसरा ए एवं सी और चौथा है बी एवं डी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ए और सी। राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटा बाजार ऋण के द्वारा तथा केंद्र सरकार से ऋण के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। राज्य सरकार अपने वित्तीय घाटों की पूर्ति के लिए केंद्रित रूप से सरकार पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 26 है, सूची 1 में और सूची 2 का मिलान करना है। सबसे पहले दिया गया है कराधान के नियम, सार्वजनिक व्यय के नियम, प्रभावी कराभार, चौथा है सार्वजनिक व्यय का लाभ और प्राप्ति उपागम। सामने सूची 2 दी गई है, यूके हिक्स, दूसरा एडम स्मिथ, तीसरा फिंडलिस राज और चौथा है एरिक निंडाल। तो अब हम सबसे सरल देखते हैं कि हम इनमें से किसे जानते हैं। तो हम एडम स्मिथ को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये हमारे अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो हम देखते हैं कि एडम स्मिथ के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो कराधान के सिद्धांत मतलब पहले का दूसरा। अब हम ये देखें कि पहले का दूसरा कहाँ दिया गया है। तो पहले का दूसरा 2 जगह दिया गया है। अब हम अगला देखते हैं। अगला हम अगर देखें कि सार्वजनिक व्यय के नियम किसके द्वारा दिए गए थे। तो फिंडलिस राज मतलब दूसरे का क्या है, तीसरा। तो हम देखते हैं कि दूसरे का तीसरा किस में दिया गया है, ये भी दोनों में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा प्रभावी कराधान। ये किसके द्वारा दिया गया है, हमारे हिक्स के द्वारा, तीसरे का पहला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरे का पहला केवल किस में दिया गया है, विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। लास्ट बचता है हमारा सार्वजनिक व्यय का लाभ प्राप्ति उगाम जो एरिक लिंडाल ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वित्तीय वर्ष 2011-12 में केंद्र सरकार विनिवेश की नीति द्वारा 40,000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं दिखती। कारण क्या दिया है, राजकोषीय अंतराल को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण की बढ़ोतरी की नीति को न्यायोचित माना जाता है। विकल्प दिए हमें, पहला ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। दूसरा ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही कारण नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु आर सही नहीं है। और चौथा है ए सही है किंतु ए सही नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ए आर सही है किंतु ए सही नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित प्रतिवेदनों को कालक्रम अनुसार जमाना है। पहला दिया है प्रत्यक्ष कर जांच समिति अंतिम रिपोर्ट, दूसरा है कर संरचना के औचित्य स्थानापन्न और सरलीकरण पर अंतिम रिपोर्ट, तीसरा है भारतीय कर सुधार सर्वेक्षण की रिपोर्ट, चौथा है कराधान जांच आयोग। तो यहाँ पर भी हमें कोड दिए गए हैं। पहले में दिया है DCBA, दूसरा है ABCD, तीसरा है CADB और चौथा है BCAD। तो हम देखते हैं कि 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है,
विकल्प नंबर 1। सबसे पहले कराधान जांच आयोग की स्थापना हुई थी। दूसरे नंबर पर भारतीय कर सुधार सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी। तीसरे नंबर पे हमारे कर संरचना के औचित्य, स्थापन और सरलीकरण पर अंतिम रिपोर्ट आई थी। और फिर प्रत्यक्ष कर जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। चूँकि यहाँ पे हमें प्रतिवेदनों का कालक्रम पूछा है, तो इस तरीके से हमारा कालक्रम है। प्रश्न नंबर 29 है, किसी संघ की सर्वप्रथम विशेषता है। पहला, राज्यों के ऊपर केंद्र की सर्वोच्चता। दूसरा, केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यों एवं संसाधनों में असंभाव्यता। तीसरा है, केंद्र एवं राज्य सरकारों के कार्यों एवं संसाधनों में पूर्ण सामंजस्य। चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2, केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यों एवं संसाधनों में संभाव्यता। किसी संघ की सर्वप्रथम विशेषता केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यों एवं संसाधनों में असंभाव्यता है। संघ से अभिप्राय एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों तथा राज्य सरकारों के बीच बटी होती है। प्रश्न नंबर 30 है, समीकरण C बराबर C0 प्लस C1 YD में जहाँ C योजनाबद्ध उपभोग व YD प्रायोज्य आय, C0 अंतरोधन या स्वायत्त उपभोग। जब YD बराबर 0 हो तब C का मूल्य और C1 सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है। निम्नलिखित में से अंतर्जात चर कौन सा है? पहला C0, दूसरा C21, तीसरा C1 YD और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3 C1 YD। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन असत्य है? यहाँ पर हमें विभिन्न तर्क दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि असत्य कौन सा है। पहला, गतिक गुणक में उपभोग और प्रायोज्य आय में पाश्चात्य संबंध होता है। दूसरा, गतिक गुणक प्रक्रिया को आगे आने वाली अवधि में आय में परिवर्तन की घटती ज्यामितीय श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरा है, गुणक के प्रभाव के अधिक भाग को कम अवधियों में प्राप्त किया जा सकता है जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा हो। और चौथा है, गुणक प्रभाव के अधिक भाग को उन कम अवधियों से प्राप्त किया जा सकता है जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा हो। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3, ये हमारा गलत है। बाकी जो सही विकल्प दिए गए हैं वो सही हैं। प्रश्न नंबर 32 है, किस परिकल्पना के अनुसार उपभोग अप्रत्यावर्तनीय है? पहला, निरपेक्ष आय परिकल्पना। दूसरा, सापेक्ष आय परिकल्पना। तीसरा, स्थायी आय परिकल्पना। और चौथा है जीवन चक्र परिकल्पना। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2, सापेक्ष आय परिकल्पना। सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार उपभोग अप्रत्यावर्तनीय है। सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार किसी परिवार की आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय होता है, उस परिवार की निरपेक्ष आय पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि अन्य परिवारों उनके बीच वह रहता है कि आय के संदर्भ में उसकी अपनी आय की सापेक्षता पर क्या निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से व्यापार चक्र का कौन सा मॉडल व्यवरुद्ध चक्रों को उत्पन्न करता है? विकल्प है सैमुअल्सन मॉडल,
दूसरा हिक्स मॉडल, तीसरा कॉल्डोर मॉडल और चौथा है ये सभी। विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, हिक्स मॉडल। हिक्स का व्यापार चक्र अवरुद्ध चक्रों को उत्पन्न करता है। जे.आर. हिक्स ने 1950 में प्रकाशित पुस्तक द कॉन्ट्रीब्यूशन द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में यह प्रतिपादित किया कि व्यापार चक्र गुणक तथा त्वरक की अंतःक्रिया का परिणाम है। हिक्स के व्यापार चक्र की 2 अवस्थाएं हैं, प्रथम विस्तार की अवस्था और द्वितीय संकुचन की अवस्था। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी हेरोड के समृद्धि प्रारूप की मान्यता नहीं है? पहला, वांछित पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में बचत वास्तविक आय का स्थिर अनुपात है। तीसरा, श्रम बल का विकास उसी वहीजात निर्धारित स्थिर एक्सपोनेंशियल घातीय दर पर होता है। और चौथा है, घटक मूल्य दीर्घकाल में नम्य होता है। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, घटक मूल्य दीर्घकाल में नम्य होते हैं। हेरोड के समृद्धि प्रारूप की मान्यता ये नहीं है, बाकी सब उसकी मान्यताएं हैं। प्रश्न नंबर 35 है, इसमें भी पहली सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। विकल्प दिए हैं, मुद्रा वेग इसके निर्धारकों का स्थिर फलन है। दूसरा, मुद्रा वेग इसके निर्धारकों का अस्थिर फलन है। तीसरा, मुद्रा वेग स्थायी फलन होता है और यह आय या ब्याज की दरों पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन दिए हैं हमें कीन्सवादी, मौद्रिकवादी और क्लासिकल। आइए देखते हैं क्या कूट बनता है इसका। अगर हम बात करें कि मौद्रिकवादियों के अनुसार स्थिर फलन है, तो यह किसने दिया होगा? मुद्रा वेग। तो मुद्रा वेग इसके निर्धारकों का स्थिर फलन मौद्रिकवादियों ने दिया, तो पहले का हमारा दूसरा हो जाएगा। पहले का दूसरा हमें 2 विकल्प में दिया गया है, बाकी ये 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, मुद्रा वेग इसके निर्धारकों का अस्थिर फलन है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, स्थिर फलन। अगर स्थिर फलन की बात हो रही है तो मौद्रिकवादियों ने दिया है, लेकिन अगर अस्थिर की बात हो रही है तो यह किसके द्वारा दिया गया है? कीन्सवादियों के द्वारा। तो दूसरे का पहला किस में दिया गया है? विकल्प नंबर 3 में दिया गया है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब तीसरा बचता है हमारा, मुद्रा वेग स्थायी फलन होता है और यह आय या ब्याज की दरों पर निर्भर नहीं करता। ये क्लासिकल मॉडल वालों ने दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 36 है, A.W. फिलिप्स का मजदूरी स्फीति बेरोजगारी ट्रेड ऑफ निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला, स्थैतिक अपेक्षाएं परिकल्पना। दूसरा, अनुकूली अपेक्षाएं परिकल्पना। तीसरा, वही वेशित अपेक्षा परिकल्पना और चौथा है तर्क संगत अपेक्षा परिकल्पना। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, स्थैतिक अपेक्षाएं परिकल्पना। A.W. फिलिप्स का मजदूरी स्फीति बेरोजगारी ट्रेड ऑफ स्थैतिक अपेक्षाएं परिकल्पना पर आधारित है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा मजदूरी परिवर्तनों की दर के संबंध का निरीक्षण करता है। प्रश्न नंबर 37 है, मान लीजिए कि मुद्रा पूर्ति और कीमत स्तर स्थिर है और मुद्रा की मांग आय और ब्याज दर का फलन है। जब आय का स्तर बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला, मुद्रा की मांग की मात्रा में वृद्धि और ब्याज दर में वृद्धि होती है। दूसरा, मुद्रा की मांग मात्रा में वृद्धि और ब्याज दर में कमी होती है। तीसरा, मुद्रा की मांग की मात्रा में वृद्धि और ब्याज दर में कमी होती है। और चौथा है, मुद्रा की मांग की मात्रा में कमी और ब्याज दर में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा,
कि मुद्रा की मांग की मात्रा में वृद्धि और ब्याज दर में भी वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में राजकोषीय सुधार उपायों में शामिल है, पहला कर जीडीपी अनुपात बढ़ाना, दूसरा व्यय प्रबंधन, तीसरा राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को व्यवस्थित करना, और चौथा है अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि। तो यहाँ पर हमारे विकल्प हैं ए, बी और सी, दूसरा ए और डी, तीसरा बी, सी और डी, और चौथा है सी और डी। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 39 है 39, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कुछ बातें अनुभव की गईं, जो हैं, पहला सेवा क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर देखी गई, दूसरा कृषि क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर अनुभव की गई, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही। कूट दिए गए हैं हमें कि ए, बी और सी सही है, दूसरा ए और बी सही है, तीसरा ए और सी सही है, और चौथा है बी और सी सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी सही है। प्रश्न नंबर 40 है, अभिकथन दिया है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि सरकारी और निजी दोनों को मिलाकर वर्ष 1994 और 2008 के दौरान बढ़ी। विकल्प है हमारे, कारण दिया गया है निजी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक रोजगार में वृद्धि हुई। विकल्प हैं ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है, और चौथा ए गलत है किंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। वर्ष 1990-91 में अपनाई गई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप सुधारवादी कदम उठाए गए थे। प्रश्न नंबर 41 है, वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में न्यूनतम बाल लिंग अनुपात था? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा जम्मू और कश्मीर, और चौथा हरियाणा। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, हरियाणा। वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में न्यूनतम बाल लिंग अनुपात था। हरियाणा में शिशु लिंग अनुपात 2000, चूँकि 11 की बात हो रही है, तो 834 है। इसके बाद पंजाब का स्थान था। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2009-10 के दौरान 2004-05 की कीमतों पर अधिकतम वृद्धि देखने में आई थी? विकल्प दिए हैं व्यापार, होटल, परिवहन और संचार व्यवस्था, दूसरा विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति, तीसरा वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट और व्यवसाय सेवाएं, और चौथा है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। भारत में वर्ष 2009-10 के दौरान वर्ष 2004-05 की कीमतों पर अधिकतम वृद्धि दर व्यापार, होटल, परिवहन और संचार व्यवस्था में देखने को मिली थी। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में जीडीपी की प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत अधिकतम थी? पहला 2009-10, दूसरा 2008-9, तीसरा 2007-8, और चौथा है 2006-07। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही है, 2007 और 8। वर्ष 2007-08 में जीडीपी की प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत अधिकतम थी
सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। प्रश्न नंबर 44 है, उस वृद्धि प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके कारण व्यापार लाभ और समान अवसर उपलब्ध हुए? पहला, तेजी से वृद्धि। दूसरा, समावेशी वृद्धि। तीसरा, समावेशी वृद्धि। और चौथा है टिकाऊ या धारणीय वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, समावेशी वृद्धि। उस वृद्धि को समावेशी वृद्धि कहा जाता है जिसके कारण व्यापक लाभ और समान अवसर उपलब्ध हुए। ऐसा विकास समावेशी विकास कहलाता है जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिल सके, अर्थात राष्ट्रीय आय का रिसाव प्रभाव नीचे की ओर अधिक हो। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस योजना में उच्चतम वृद्धि दर देखने को आई है? पहला, 9वीं योजना। दूसरा, 8वीं योजना। तीसरा, 10वीं योजना। और चौथा है 7वीं योजना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 10वीं योजना में। 10वीं योजना में उच्चतम वृद्धि दर देखने में आई। हमारे देश में नियोजित आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना आयोग की अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में लागू हुई थी। प्रश्न नंबर 46 है, चर x और y के किसी भी युग्म के लिए दो प्रतिगमन समीकरण x और y का प्रतिगमन y पर x का प्रतिगमन विद्यमान रहता है, क्योंकि ए दिया है दो प्रतिगमन समीकरणों को कोण का स्पर्शी सहसंबंध गुणांक निर्धारित करता है। दूसरा, प्रतिगमन मॉडल समीकरण के आश्रित और स्वतंत्र चरों की पहचान करने में सहायक नहीं है। तीसरा है, प्रतिगमन और सहसंबंध गुणांक दो चरों के सहपरिवर्तनीय का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा है, प्रतिगमन समीकरण दोनों x और y से संबंधित मानों का प्रतिनिधित्व करता है। कोड दिए गए हैं, a और b सही है। दूसरा, a और c सही है। तीसरा, a और d सही है। और चौथा c और d सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर a और b सही है। चर x और y के किसी भी युग्म के लिए दो प्रतियुग्म समीकरण, एक x पर y का प्रतिगमन और दूसरा y पर x का प्रतिगमन रहता है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल न्यूनतम स्टैटिक्स से संबंधित नहीं है? पहला, अंतिम मांग संभावित आधारित वेक्टर होती है। दूसरा, पेरोन क्रोबिनियस का मूल प्रतिलोम अधिकतम वृद्धि कर देता है। तीसरा, आधा इनपुट गुणांक प्राविधि प्राचलनों द्वारा निश्चित होते हैं। और चौथा है, I माइनस A माइनस RB होता है। तो यहाँ पे हमें कोड दिए गए हैं। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, A, B और D सही है। प्रश्न नंबर 48 है, आप सभी इसका अवलोकन कर लीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 49 है, सहकालिक समीकरण अर्थमिति मॉडलों के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। पहला, अभिज्ञान समस्या है जिसे आकलन से पहले मालूम किया जाना चाहिए। दूसरा, अभिज्ञान के लिए क्रमबद्धता की शर्त आवश्यक है पर इसके लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा, आकलन की द्विचरण न्यूनतम वर्ग प्रणाली
संगत आकलन प्रदान करती है यदि समीकरण का पूर्ण अभिज्ञान नहीं हुआ हो। और चौथा है अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग प्रणाली पद्धति के अंतर्गत न्यूनतम वर्ग प्रणाली लघुकृत समीकरणों पर लागू होती है। विकल्प दिए गए हैं ए बी सही है किंतु सी डी सही नहीं है। दूसरा ए बी सी डी सही है। तीसरा ये सभी सही नहीं है। और चौथा है ए बी डी सही है और सी नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। ए बी और डी सही है, सी सही नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 भी दिया गया है, हमें सही जोड़ी मिलान करना है, फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। चलिए देखते हैं। कभी भी हम सूची मिला रहे हो तो हम ये देखते हैं कि हमसे इसमें क्या बन रहा है। तो हम देखते हैं कि सहसंबंध गुणांक की सीमाएं कुछ हद तक हमसे बन सकती हैं। सहसंबंध गुणांक किससे संबंधित है? ऋण x और y के बीच सहसंबंध गुणांक है, मतलब दूसरे का दूसरा। अब दूसरे का दूसरा हमें पहले में ही दिया गया है। एक मिनट, ठीक। तो हमने यहाँ पे विकल्प नंबर चलिए फिर से देख लेते हैं। -1 से +1 का सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हो जाएगा, मतलब पहले का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है -x और y के बीच सहसंबंध जो गुणांक दिया है वो -0. तो यहाँ पे पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा कहाँ पे दिया गया है? विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। अब यहाँ पे सहसंबंध गुणांक का वर्ग स्क्वायर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा निर्धारण का गुणांक तीसरा। और अगला क्या दिया है हमें? -x और -y के बीच सहसंबंध गुणांक, ये हो जाएगा हमारा पहला। इस तरीके से हमारी ये सही जोड़ी मिलान हो जाता है। प्रश्न नंबर 51 भी सेम ही हमें सूची मिलाना है। तो डार्विन, वॉटसन और डी स्टैटिक्स, R², डिकी फ्लर टेस्ट, डमी, मुक्चर, ये सभी दिए गए हैं। तो हम डायरेक्ट मिलान करते हैं। सबसे पहले डार्विन वॉटसन, इसका संबंध किससे लिया गया है? सीरियल सहसंबंध, मतलब पहले का तीसरा कहाँ कहाँ दिया गया है? केवल 4th में दिया गया है हमें। तो ऐसे हमारा पहला ही विकल्प मिलाने से सही हो जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या है। R² का संबंध प्रतिगमन फलन की सुगमता से है, तो ये दूसरे का चौथा हो जाएगा। तीसरा दिया है डुक-फ्लर टेस्ट, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो स्टेनरिटी के द्वारा दिया गया है, मतलब ये हमारा तीसरा हो जाएगा। चौथा है डमी मूक्चर, तो ये हमारा गुणात्मक प्रभाव 4th हो जाएगा। अगला प्रश्न है CEM उत्पादन फलन है। ये आप एक बार पूरे प्रश्न का अवलोकन कर लीजिए। इसके बाद हमारे विकल्प दिए गए हैं -p, दूसरा ऋण 1/p, तीसरा 1/(1+p) और चौथा है m। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53 है, दो चर के रैखिक प्रोग्रामन समस्या में निम्नलिखित में से कोई एक अवरोध स्थिति होने पर बहुविध इष्टतम समाधान प्राप्त किए जाते हैं। पहला, वस्तुपरक फलन उस अवरोध के समानांतर होने चाहिए जो साध्य क्षेत्र की सीमा बनाता है। दूसरा, वस्तुपरक फलन उस अवरोध के लंब होना चाहिए जो साध्य क्षेत्र की सीमा बनाता है। तीसरा है, पहला और दूसरा दोनों में से कोई नहीं। और चौथा है, कोई भी दो अवरोध एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, वस्तुपरक फलन उस अवरोध के समानांतर होने चाहिए जो साध्य क्षेत्र की सीमा बनाता है। प्रश्न नंबर 54 है, इनपुट आउटपुट विश्लेषण के खुली अर्थव्यवस्था मॉडल में यदि ए आधा गुणांक मैट्रिक्स और I-A प्रौद्योगिकी मैट्रिक्स है तो निम्नलिखित में से व्यवहार शर्त है। विकल्प हमें दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस विकल्प में हमारा विकल्प नंबर 4 सही है कि मैट्रिक्स I-A के सभी प्रावधान माइनस पॉजिटिव होने चाहिए। आगत निर्गत विश्लेषण इस धारणा पर आधारित है कि समस्त अर्थव्यवस्था में औद्योगिक अंतःसंबंध और आत्मनिर्भरताएं होती हैं और ब्लोमसा भी अंततः उनके परस्पर संबंधों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में पूर्ति और मांग का संतुलन स्थापित हो जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, कॉप डगलस का उत्पादन फलन है। पहला, Q बराबर AL अल्फ़ा K1 माइनस अल्फ़ा में प्रतिस्थापन लोच निम्नांकित होगी। पहला 0, दूसरा अनंत, तीसरा 1 और चौथा A। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3, 1। कॉप डगलस के उत्पादन फलन Q बराबर AL अल्फ़ा K1 माइनस A में प्रतिस्थापन लोच बराबर 1 होगी। प्रश्न नंबर 56 है, प्रतीपगमन मॉडल निर्धारण के गुणांक हैं। पहला, आश्रित चर के मानों में कुल परिवर्तन के अनुपात की व्याख्या करता है। दूसरा, आश्रित चर y के परिवर्तनों पर दैविक घटकों के प्रभाव का आकलन किया जाता है। तीसरा, स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच अंतःसंबंध की दिशा है। और चौथा है, आश्रित चर पर अंतःखंड के प्रभाव की व्याख्या करता है। यहाँ पे कूट दिए गए हैं। पहला, A, B और C, D सही है। दूसरा, A और B सही है। तीसरा, B, C और D सही है। और चौथा है D और A सही है। तो यहाँ पे भी हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा कि A और B सही है। प्रतीपगमन 2 या 2 से अधिक चरों के औसत गणितीय संबंध के आधार पर एक या अधिक स्वतंत्र चर में परिवर्तन के कारण मीट्रिक निर्भर चर में परिवर्तन का आकलन करने के लिए एक सांख्यिकी तकनीक प्रतीपगमन के रूप में मानी जाती है। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस मैट्रिक्स के इनपुट तत्व की व्याख्या प्रति इकाई अंतिम मांग के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित इनपुट के रूप में की जाती है। पहला A, दूसरा I-A, तीसरा I-A और चौथा ये सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 58 है, वर्ष 2010-11 के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया। पहला 250 मिलियन टन, दूसरा 250 मिलियन टन, तीसरा 244 मिलियन टन और चौथा है 234 मिलियन टन। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 244 मिलियन टन। वर्ष 2010-11 के लिए कुल खाद्यान्न का लक्ष्य 244 मिलियन टन रखा गया।
सरकारी अनुमानों के अनुसार 2010-11 में गेहूं और चावलों का उत्पादन सर्वोच्च स्तर पर था। प्रश्न नंबर 59 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान आरंभ करने के वर्ष को इंगित कीजिए। विकल्प हैं, पहला 2001-2, दूसरा 2004-5, तीसरा 2010-11 और चौथा है 2007-8। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही है, 2007-8। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वर्ष 2007-8 में आरंभ किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2007 में शुरू की गई। प्रश्न नंबर 60 है, नीचे दिए गए कूट में से भारत में कृषि ऋण के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। पहला वाणिज्यिक बैंक, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा साहूकार, चौथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। कूट हैं हमारे A, B और C, दूसरा B, C और D, तीसरा C, D और A और चौथा है A, B, C, D। प्रश्न नंबर 60 का सही जवाब है विकल्प नंबर 1। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, दूसरे नंबर पर साहूकार और तीसरे नंबर पर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये विकल्प भले ही आगे पीछे दिए गए हैं, लेकिन आपका सीक्वेंस यही रहेगा कि सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, फिर साहूकार और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। प्रश्न नंबर 61 है, भारत में कृषि में कम उत्पादकता के लिए कारण है। पहला अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, दूसरा मानसून पर अत्यधिक निर्भर रहना, तीसरा नई औद्योगिकी का अभाव और चौथा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है उपरोक्त सभी। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता रहना तथा नई प्रौद्योगिकी का अभाव भारत में कृषि में कम उत्पादकता के कारण है। कृषि उत्पादकता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हेक्टेयर उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 62 है, खाद्य आर्थिक सहायता की मात्रा अधिकतम थी। पहला 2009-10 में, दूसरा 2008-9 में, तीसरा 2004-5 में और चौथा है 2001 और 2 में। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 1, सन 2009 और 10 में। खाद्य आर्थिक सहायता की मात्रा अधिकतम वर्ष 2009 और 10 में थी। सब्सिडी का अर्थ किसी आर्थिक क्षेत्र, व्यवसाय या व्यक्ति को वित्तीय समर्थन देना है। यह सामान्यतया आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र को लाभ पहुंचाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाती है। प्रश्न नंबर 63 है, भारतीय कृषि उत्पादकता को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला बढ़ा हुआ लोक निवेश, दूसरा बढ़ी हुई सिंचाई सुविधाएं, तीसरा कृषकों की उच्चतर सहायक कीमतें और चौथा है कर्मियों को उद्योग से कृषि की ओर भेजकर। विकल्प हैं A, B और D, दूसरा B, A, B और C, तीसरा B, C, D और चौथा है A, C और D। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, A, B और C। बढ़ा हुआ लोक निवेश, बढ़ी हुई सिंचाई सुविधाएं और कृषकों को उच्चतर सहायक कीमतें द्वारा भारतीय उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 64 है, सशक्त मुद्रा में निहित है। पहला जनता के पास करेंसी बैंक के नगद रिजर्व, दूसरा जनता के पास करेंसी मुद्रा प्लस मांग और मियादी जमा प्लस बैंक के नगद रिजर्व, तीसरा जनता के पास करेंसी बैंकों के नगद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अन्य निक्षेप और चौथा है जनता के पास करेंसी मुद्रा प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अन्य निक्षेप। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3, जनता के पास करेंसी बैंकों के नगद रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अन्य निक्षेप सशक्त मुद्रा में निहित हैं। सशक्त मुद्रा वह है
जो जनता के पास करेंसी के रूप में, बैंकों के पास सुरक्षित कोष के रूप में तथा केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाओं के रूप में सुरक्षित होती है। यह मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा, सरकार द्वारा सृजित तथा जनता एवं बैंकों द्वारा धारित की जाती है। प्रश्न नंबर 65 है, बेसल फास्ट फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम पूंजी क्या निर्धारित की? पहला 7%, दूसरा 9%, तीसरा 12% और चौथा है 14%। तो विकल्प नंबर 2 सही है हमारा 9%। बेसल फर्स्ट फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारित परिसंपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम 9% निर्धारित किए गए। बेसल दिशा निर्देश केंद्रीय बैंक के द्वारा समूह द्वारा तैयार किया गया है। प्रश्न नंबर 66 है, मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय संस्थान प्रचलन में हैं? पहला गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, दूसरा स्वीकृत गृह, तीसरा सेंट्रल बैंक और चौथा है स्टॉक एक्सचेंज। हमारे कोड दिए गए हैं, पहला बी और सी, दूसरा ए और सी, तीसरा ए बी और डी और चौथा है ए बी और सी। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4 ए बी और सी। मुद्रा बाजार में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, स्वीकृति गृह, सेंट्रल बैंक ऑफ वित्तीय संस्थान प्राचल में है। भारतीय मुद्रा बाजार के 2 क्षेत्र हैं, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक, एसबीआई समूह और वाणिज्यिक बैंक, विदेशी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र शामिल हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में स्वदेशी बैंकर तथा मनी लेंडर शामिल हैं। प्रश्न नंबर 67 है, अभिकथन दिया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का पूंजी आधार कमजोर पाया गया। कारण है आरआरबी की जमा गतिशीलता अपर्याप्त है। उपयुक्त 2 अभिकथनों में से नीचे दिए गए कूट का सही चयन करें। ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए असत्य है लेकिन आर सही है और चौथा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 68 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत मुद्रा है? पहला जनता के पास करेंसी बैंकों में मांग निक्षेप, दूसरा करेंसी प्लस मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य निक्षेप, तीसरा मुद्रा प्लस मांग जमा प्लस मियादी जमा और चौथा है करेंसी प्लस मांग जमा अन्य मियादी जमा प्लस आरबीआई के पास। तो यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर 4, करेंसी प्लस मांग जमा, जमाओ अन्य जमा मियादी, आरबीआई के पास जमा। प्रश्न नंबर 69 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2010-11 में स्फीति दबाव में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण रूप से योगदान नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना है कि नहीं है। पहला खाद्य मूल्य, दूसरा विनिर्मित उत्पादों के मूल्य, तीसरा ईंधन मूल्य और चौथा है धातु तथा खनिज मूल्य। तो 69 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विनिर्मित उत्पादों के मूल्य। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2010-11 में स्फीति दबाव में विनिर्मित उत्पादों के मूल्य का महत्वपूर्ण रूप से योगदान नहीं है। प्रश्न नंबर 70 है, जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में पूंजी संचय किस पर निर्भर करता है? पहला बचत आय अनुपात, दूसरा लाभ मजदूरी संबंध और श्रम उत्पादकता, तीसरा लाभ आय अनुपात तथा पूंजी उत्पादकता और चौथा है बचत ऋण निवेश अनुपात। तो सही जवाब है विकल्प नंबर 2, लाभ ऋण मजदूरी संबंध और श्रम उत्पादकता। जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में पूंजी संचय
लाभ मजदूरी संबंध और श्रम उत्पादकता पर निर्भर करता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने वर्ष 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में पूंजी संचय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रॉबिन्सन के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय आय कुल मजदूरी व कुल लाभ का योग होता है, क्योंकि पूंजी संचय में लाभ की दर महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 71 है, हिग्स तटस्थ तकनीकी प्रगति में तकनीकी प्रगति है। पहला, पूंजी को बढ़ावा, दूसरा, श्रम को बढ़ावा, तीसरा, श्रम तथा पूंजी दोनों को बढ़ावा, और चौथा है श्रम की क्षमता तथा उत्पादकता में परिवर्तन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 3, श्रम तथा पूंजी दोनों को बढ़ाना। हिग्स तटस्थ तकनीकी प्रगति में तकनीकी प्रगति श्रम तथा पूंजी दोनों को बढ़ाना है। हिग्स के अनुसार तटस्थ तकनीकी प्रगति श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता में समान अनुपात में वृद्धि करती है, अर्थात एक स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर श्रम के साथ पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अनुपात अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न नंबर 72 है, द्विअंतराल मॉडल में अंतराल को निम्नलिखित के द्वारा भरा जा सकता है। पहला, बचत का स्तर उठाना, दूसरा, निर्यात को बढ़ावा देना, तीसरा, समृद्धि की स्थायी दर, और चौथा है विदेशी आर्थिक सहायता। विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, विदेशी आर्थिक सहायता। द्विअंतराल मॉडल में अंतराल को विदेशी आर्थिक सहायता के द्वारा भरा जा सकता है। HB चेनरी ने द्विअंतराल मॉडल का प्रतिपादन किया। चेनरी अर्थव्यवस्था में द्विअंतराल की बात करते हैं। पहला, विनियोग बचत अंतराल, और दूसरा है आयात निर्यात अंतराल। प्रश्न नंबर 73 है, क्रिया द्वारा अधिगम की अवधारणा किसने दी? पहला, J.R. हिग्स, दूसरा केनेथ एरे, तीसरा जॉन रॉबिन्सन, और चौथा है निकोलस कॉल्डर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2, केनेथ एरो। क्रिया द्वारा अधिगम की अवधारणा केनेथ एरो ने दी। सीखने से कार्य करना अर्थात क्रिया द्वारा अधिगम आर्थिक सिद्धांत की एक अवधारणा है, जिसके द्वारा उत्पादकता, अभ्यास, आत्मनिर्भरता तथा मामूली नवाचारों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जिसे एक कारखाना जो कामगारों को बिना जोड़कर या पूंजी की महत्वपूर्ण मात्रा में निवेश किए करता है। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से क्या मानव पूंजी की अवधारणा को निरूपित करता है? पहला, कुल मानव संसाधन, दूसरा कुल जनसंख्या, तीसरा उत्पादक गतिविधियों में लाभकारी ढंग से नियुक्त मानव संसाधन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3, उत्पादक गतिविधियों में से लाभकारी ढंग से नियुक्त मानव संसाधन। उत्पादक गतिविधियों में पूंजी वित्तीय परिसंपत्तियों का वित्तीय मूल्य जैसे नकद और जमा खातों में रखा गया धन तथा कारखानों और अन्य विनिर्माण सुविधाएं जैसे उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली ठोस मशीनरी और उपकरण को संदर्भित करता है। प्रश्न नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलाभकारी क्या है? पहला, संरक्षण, दूसरा स्वतंत्र व्यापार, तीसरा प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात तथा विनिर्मित वस्तुओं का आयात, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस विकल्प का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात तथा विनिर्मित वस्तुओं का आयात। विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात तथा विनिर्मित वस्तुओं का आयात अलाभकारी है। विकासकारी देशों में प्राथमिक वस्तुएं जैसे गेहूं, कॉफ़ी, तंबा, चाय, चावल, लौह आदि का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तथा निर्मित वस्तुएं जैसे ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग आदि वस्तुओं का उत्पादन कम होता है। अतः विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए
प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात तथा विनिर्मित वस्तुओं का आयात किया जाता है, किंतु यह उनके लिए लाभकारी नहीं है। आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यह 2012 दिसंबर का 16वां प्रश्न पत्र है। आप सभी को ये आगे आने वाली परीक्षाओं में काम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी आगे ऐसी उपयोगी वीडियो मिल सके। हैव अ गुड डे।